तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो कि लोन लेके ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अपने ही एक क्लाइंट का जो है पूरा स्टोरी, केस स्टडी शेयर करने वाले हैं कि कैसे जो है लोन लेके ट्रेडिंग करने से आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पर सबसे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो देखिए हमारी जो कस्टमर है उन्होंने 6 तारीख को यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 तारीख को बुक किया था हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में हमारी एक क्लाइंट ने अपनी एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए आरबीएल बैंक से लगभग 2,20,000 का जो है कैश लोन लिया था। कैश लोन मतलब उनके पास क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड से जो है कैश लोन उन्होंने 2,20,000 के आसपास का लिया था। क्योंकि उनको उस टाइम पे लग रहा था कि यार 2,20,000 रुपए क्या है, वो तो चंद महीनों में ही जो है पूरा पैसा जो है ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके और बैंक को टाइम से पहले ही वो चुका देंगी। तो उनकी ये थिंकिंग थी और उन्होंने जो है लोन लिया और उसके बाद वो ट्रेडिंग करने लगी। मैं यहाँ पे बता दूं कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा जो है रिस्क होता है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि चंद महीनों में ही ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके आप जो है लोन अमाउंट चुका देंगे, तो भाई आपको सुनना चाहिए कि आगे क्या हुआ। तो देखिए मैम को जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा काफी ज्यादा लॉस हुआ और ऐसी हाल हो गई कि उनका टाइम से पहले लोन चुकाना तो दूर की बात है, ईएमआई देना भी मुश्किल हो गया। वो तो अच्छी बात है कि मैम ऑलरेडी वर्किंग है, इसीलिए वो जो है अभी तक 15 ईएमआई अपने सैलरी से दे चुकी हैं। तो उन्होंने लोन लिया है तो जाहिर सी बात है अब वो चाहे ट्रेडिंग से कमा के दे या सैलरी से, पैसे तो उन्हें देने हैं। तो वो सैलरी से जो है लोन का ईएमआई अभी तक पे कर रही थी, 15 ईएमआई उन्होंने जो है पेड कर दिए हैं। लेकिन इस मंथ में उन्होंने बताया कि उनकी मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर रहती थी और उसकी वजह से चूंकि मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ तो उन्हें अपने होम टाउन जाके शिफ्ट होना पड़ा। तो वहां पे जो है शिफ्ट होने के लिए उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। ऊपर से हम सबको पता है कि नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना ज्यादा आता है। तो इस वजह से मैम की इस बार इस महीने जो है पहली ईएमआई मिस हो गई। तो इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा कॉल्स वगैरह आ रहे थे, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि हम जो पैसे लोन के तौर पे लेते हैं उसे चुकाना हमारा प्रायोरिटी है, हमारा फर्ज है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर किसी रीजन से आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके पास कुछ राइट्स भी होते हैं जिसका यूज करके आप जो है मेंटल हैरेसमेंट से बच सकते हैं। तो जब हम हमारे साथ मैम कंसल्टेशन कर रही थी तो मैम ने अपनी जो भी चीजें हैं वो सारी शेयर की। फिर उन्होंने हमें दिखाया, हमें एक जो है स्क्रीनशॉट दिखाया जो मैं आपको साइड में अभी लगा दूंगी और आप देखिएगा कि बैंक वाले भी कैसे आउट ऑफ द वे जाके कैसे जो है वो इलीगल जो है रिकवरी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो देखिए मैडम ने हमारे साथ कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर की है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, साइड में मैं लगा दे रही हूँ। मैम के पास तो कॉल्स आते ही हैं, जाहिर सी बात है कॉल आते हैं, बट व्हाट्सएप भी बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले जो है इस नंबर से इनको व्हाट्सएप आता है जिसमें कविता लिखा हुआ है, आप बस देखते जाइएगा। जिसमें इनको मैसेज आता है कि निरीक्षण के लिए 2 घंटे के भीतर घर घर आना, देखने का समय 5 बजे। मतलब ये बेसिकली होम विजिट के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है आपके घर पे होम विजिट होने वाली है अगर आपने ईएमआई नहीं दी। फील्ड ऑफिसर सिद्धार्थ एंड टीम, सबसे पहले यहीं पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीम लेके आपके घर पे जो है विजिट नहीं कर सकता है। रिकवरी विजिट के लिए जो भी बंदा आता है उसके पास एक होम विजिटिंग लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आईडी कार्ड होना चाहिए। वो अकेले आता है, टीम लेके नहीं आता है। टीम लेके आ रहा है तो पूरी टीम का अलग-अलग होम विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस और आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये बेसिकली कस्टमर को डराने के लिए जो है किया गया था। तो इस मैसेज को देखने के बाद मैम काफी ज्यादा जो है डर गई थी कि होम विजिट होगी और टीम लेके लोग आ रही है। जहाँ पे टीम की बात आ जाती है तो माइंड में कहीं ना कहीं एक आ जाता है कि टीम लेके अगर कोई घर आएगा बवाल होगा, मतलब आप समझ सकते हैं। फिर जो है मैम ने जो है कंसल्टेशन बुक किया था सजेशन लेने के लिए कि उन्होंने चूंकि ट्रेडिंग के लिए पैसे लिए थे तो मैम को लगा कि ट्रेडिंग के लिए पैसे लिए हैं तो इसीलिए उन्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड कंसल्टेशन बुक करना चाहिए। इसलिए मैडम ने जो है कंसल्टेशन बुक किया था। यहाँ पे मैं आगे क्या हुआ ये बताने से पहले आप लोगों को हमारा जो कंसल्टेशन प्रोग्राम है उसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ। हमारे पास जो है 4 प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो प्रोग्राम है वो साइकोलॉजिकल माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन लेना है। पर जब मैं बात करी कंसल्टेशन की तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये कोई जो है ग्रुप सेमिनार या ग्रुप सेशन नहीं है। इसमें मैं डायरेक्टली आपके साथ जो है कॉल पे या वीडियो कॉल पे कनेक्ट करती हूँ और आपके मन में जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है या कहीं भी आप फंसे हुए हैं, एक आपको
पर्सनलाइज्ड रोड मैप चाहिए कि अब आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, ट्रेडिंग की जर्नी को कैसे बेटर बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कंसल्टेशन देते हैं। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इसमें हम कोई भी जो है स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ना ही एफएनओ का कोई भी जो है कॉल पुट खरीदने का या फ्यूचर का कुछ भी बाय सेल का जो है कोई भी कॉल वगैरह नहीं देते हैं। इसमें हम लोग पूरी तरीके से जो है एक एजुकेशनल पर्पज़ से पर्सनलाइज्ड जो है कंसल्टेशन करते हैं। हमारे पास अभी जो भी सारे प्लान हैं, उस पे अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। वहीं पे दूसरा जो हमारा प्लान है, वो ग्रिड फेयर, रिस्क और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तीसरे प्लान में और चौथे प्लान में जो है, आपका जो है अगर आप लॉस में हैं, तो हम आपका जो है पीएनएल चेक करते हैं और पीएनएल चेक करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, ट्रेडिंग करने का आपका जो तरीका है, वो क्या चीज़ है, नेचर क्या है, पैटर्न क्या है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ें और जो भी आपको रिलेटेड है मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड ए टू जेड जो भी कंसल्टेशन या जो भी हेल्प आपको चाहिए, जैसे कि आप लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं और अब आप फँस चुके हैं तो कैसे आप निकल सकते हैं, इन सब से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है कंसल्टेशन बुक कीजिए। इसका लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी सारे जो है 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप प्राइस देखेंगे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, आप कहीं भी कंपेयर करके देखिएगा तो ऐसे एक तो पर्सनलाइज़्ड प्रोग्राम जो है ट्रेडिंग में मिलते नहीं हैं, जो भी मिलते हैं वो आपसे पैसा लेते हैं और आपको जो है बताते हैं कि यहाँ एंट्री करो, यहाँ एग्ज़िट करो, बिल्कुल हम लोग ये सब नहीं करते हैं, ये सेबी के हिसाब से बिल्कुल इल्लीगल काम है। आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप खुद से जो है उन चीज़ों को सीखें कि कब आपको एंट्री और कब आपको एग्ज़िट करना है। और इसके लिए साइकोलॉजी और एजुकेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमारा प्रोग्राम किस टाइप का है और कैसे काम करता है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि कोई आपके प्रॉब्लम के हिसाब से क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से आपको बता सके कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए या आपको क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी अगर सजेशन आपको चाहिए, लगता है कि आपको लेना है, तो बिल्कुल बुक कीजिएगा। प्राइस इतने रीज़नेबल हैं कि इनसे कहीं ज़्यादा तो आप लॉस में गँवा देते हैं। तो अगर आपको एक पर्सनलाइज़्ड कंसल्टेशन मिल रहा है इतने रीज़नेबल प्राइस में, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैडम ने भी हमारे वेबसाइट से ही कंसल्टेशन बुक किया था। ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि मैम के पास ये मैसेज आया, फिर मैम से जो है हमारा जो कंसल्टेशन था वो 6 तारीख को हुआ और कंटिन्यूअसली मैंने उन्हें बताया कि उनके क्या-क्या राइट्स हैं और कैसे इस सिचुएशन को अभी हैंडल कर सकती हैं। बाकी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें थी वो तो हमारी हुई ही थी, बट उनका अभी मेन जो प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्होंने ट्रेडिंग के लिए ही लोन लिया था और अब वो अपनी पहली ईएमआई मिस की है, तो चूँकि वो पहली बार इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कंसर्न इसी बात पे थी। फिर क्या होता है उनके पास एक मैसेज आता है और उसमें देखिए क्या लिखा है, आप इस मैसेज को पढ़िए। देखो सर या मैम, आपको बैंक कॉल करता है या नोटिस देता है, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो और बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी, सीधा हम आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट में जिन-जिन लोगों के नाम सेव हैं, उनको कॉल करके पेमेंट के लिए बात करेंगे और हो सकता है उनको दिक्कत हो। एक तरीके से इसमें ऐसी धमकी दी गई कि एक तो यहाँ पे 2 चीज़ों को लेके जो है मैम कंसर्न में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि बैंक आपको कॉल करता है और नोटिस देता है तो आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, जबकि ऐसा नहीं है। मैडम का कहना था कि बैंक जो भी कॉल करता है वो कॉल पिक करती हैं, बात करती हैं और रिस्पॉन्स देती हैं और अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। और मैं आपको बता दूँ कि इस महीने ही उनकी ईएमआई जो है मिस हुई है, तो नोटिस 1 महीने में नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत मैसेज उन्होंने लिखा है। और दूसरी जो इन्होंने लिखा है कि अब हम सीधा आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन-जिन लोगों के नाम सेव हैं, उनको हम अब कॉल करेंगे। तो देखिए अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि क्या बैंक आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो-जो नाम सेव है उस पे कॉल कर सकता है क्या? लीगल है क्या? तो जवाब सुन लीजिए बिल्कुल इल्लीगल है ये। बिल्कुल इल्लीगल रिकवरी प्रैक्टिस है। दूसरी बात बैंक के पास कोई आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होता है। कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं जैसे मनीव्यू जो कि जब आप लोन का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन ले लेता है। सेव जैसे ही आप करेंगे, आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चला जाता है। उसके तब चाहे आप जो है ऐप को अनइंस्टॉल कर दें या फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को कुछ भी ट्रिगरम कर लें, उनके पास वो नंबर सेव हो जाता है और फिर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो है कॉल करते हैं। हालाँकि ये बिल्कुल इल्लीगल रिकवरी प्रैक्टिस है, इसके लिए आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। तो मनीव्यू और बहुत सारे जो 7 डे लोन ऐप हो गए, बहुत सारे जो है एनबीएफसीज़ होते हैं, बहुत से होते हैं जिनका कोई रेपुटेशन नहीं होता है, वो करते हैं ऐसा काम और मनीव्यू तो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है, फिर भी वो ऐसे काम करती है। तो
खैर यहाँ पे इनको सीधा-सीधा कस्टमर को जो है डराने का कोशिश किया गया है कि कस्टमर डर जाए और वाक़ई में चूँकि कस्टमर का पहला एक्सपीरियंस था तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर उन्होंने जो है चूँकि उनका कंसल्टेशन जो है 6 तारीख को कंप्लीट हो गया था और ये मैसेज जो है उनको आज मिला है। इ और ये मैसेज उनको 9 तारीख को आया था तो उन्होंने फिर से हमें जो है कॉन्टैक्ट किया। हमारे इंस्टाग्राम पे उन्होंने रीच किया और उन्होंने हमें दिखाया कि ऐसे-ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो चूँकि उन्होंने जो है हमारा ये वाला प्रोग्राम लास्ट में जो आपका एडवांस ब्रेक थ्रू फॉर लॉस लॉस रिकवरी एंड कंसिस्टेंसी वाला प्रोग्राम था, वो बुक किया था तो उसमें हम लोग जो है एक फ़ॉलो-अप देते हैं। मतलब एक फ़ॉलो-अप अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग देते हैं, तो उनको जो है मिला हुआ था एक फ़ॉलो-अप तो फिर मैंने उनसे दोबारा बात की और उन्होंने बताया, तो मैंने उन्हें बताया कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे कस्टमर को डराने के लिए ये प्रैक्टिसेज़ हो रहे हैं। फिर मैंने देखा अगर आप इस मैसेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इसको जो है डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके कंप्लेन करने जाएँगे, तो आप बिल्कुल इसमें प्रूफ नहीं कर पाएँगे कि ये कौन-सी कंपनी ने भेजा है और कंपनी जो है डिनाई कर देगी कि ये तो हमारा मैसेज है ही नहीं। इसीलिए जब मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मैसेज किया है और हमें कंप्लेन तो करना ही था, तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो जो है हमसे कॉन्टैक्ट करें और डायरेक्ट हमसे बात करें और उन्हें हमें हम लोगों ने बताया कि कैसे जो है उन्हें मैसेज करना है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मैसेज कीजिए ऐसा-ऐसा तो उन्होंने मैसेज किया काइंडली कन्फर्म कि आप किस पेमेंट की बात कर रहे हैं? हमारे पास जो है मल्टीपल ऐसे डिफ़ॉल्ट्स हो गए हैं। तो आप बताइए आपको कि आप कौन-सी कंपनी से हैं और पेमेंट आपको क्या करना है? तो जैसे कि कस्टमर ने जैसे हमने जो है ना चालाकी की तो क वहाँ से जो है कंपनी वालों ने एक और चालाकी की। उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट इमेज शेयर किया। वो जो प्राइवेट इमेज होता है उसको केवल आप 1 क्लिक मतलब एक बार देख सकते हैं कि वो कौन-सी कंपनी से है। वो उसमें एक इमेज होता है। दूसरी चीज़ जब आप उसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है। मैंने उनको बोला था कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना और मैडम ने किया और हमें भेजा तो हमने देखा कि आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा ब्लैंक है मतलब ये जो है प्राइवेट मैसेज था इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो फिर हमने इसका आइडिया लगाया और फिर हमने उन्हें गाइड किया कि आपको क्या करना है। देखिए हमने फिर उन्हें मैसेज करवाया कि आपका जो इमेज है वो ओपन नहीं हो रहा है, लगता है मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब उन्होंने ये बोला तो सामने वाले कंपनी की मजबूरी हो गई कि वो दोबारा आपको मैसेज नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने कॉल किया। फिर देखिए आप कॉल कॉल कितने बजे आया 10:46 पे फिर जो है मैडम ने हमें मैसेज किया, तो चूँकि मैम काफ़ी परेशान थी तो इसीलिए हमने जो है उन्हें कहा कि आप जो है हमें कॉल पे लीजिए और कॉल पे लेके हम लोग जो है बात करते हैं। फिर क्या हुआ था पर्सनली मैंने उन्हें टाइम दिया कि आप इतने बजे उन्हें कॉल करिएगा फिर हम लोग बात करेंगे। तो आगे कन्वर्सेशन मैम ने जारी रखा था, फिर क्या हुआ था 1 बज के 34 मिनट पे जब मुझे टाइम मिला, तो मैंने बोला मैम लाइन पे ही थी, वीडियो कॉल पे थी और फिर हम लोग जो है बातचीत किए और कॉल चूँकि उन्होंने किया और बहुत चालू थे, मतलब जो भी लीगल प्रैक्टिस कर रहा है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने क्या किया कि कॉल नहीं किया, मतलब जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उस पे कॉल नहीं किया, उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल किया क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी पता है कि कोई भी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता है या फिर रिकॉर्डिंग बड़े ही ईज़िली हो जाती है इन सब कॉल्स में। तो इसीलिए उन्होंने बड़े ही चालाकी से व्हाट्सएप कॉल किया। तो पहली बार आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया, तो अब हमें भी सोचना पड़ा कि मतलब अब हम क्या करें क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होता है। अगर आप ऐड कॉल करेंगे तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने दूसरे सिस्टम से वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे हमने जो है इन्होंने कॉल रख दिया था और हम लोग बात कर रहे थे, तो जो भी बात है आप रिकॉर्डिंग आगे सुन सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि क्या बात हुई। कंपनी वालों को देखिए कितना चालू हैं वो लोग और कैसे-कैसे जो है कोई प्रूफ ना छूटे इसीलिए वो किस-किस तरीके से हरकत करते हैं, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा इस चीज़ को टैकल किया। तो आइए हम लोग आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि क्या बातें हुई थी। का पेमेंट नहीं हुआ है और बिल क्या हो गया? देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने जो है चूँकि इन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था, तो इन्हें थोड़ा-सा संतुष्टि मिल गया था कि व्हाट्सएप पे तो ना रिकॉर्डिंग होती है, ना कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तब इन्होंने अपने बैंक का नाम अब यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, तो आप ही मैसेज हाँ, कर रहे थे क्या कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन जाएगा? हाँ, मैसेज किया गया होगा मैडम। देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैसेज किया गया होगा। आगे सुनिएगा ये बंदा कैसे बात को चेंज करेगा। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट कहाँ से आया क्या हो सर? गया आपका? मैडम कॉन्टैक्ट लिस्ट की तो कोई मैसेज ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ, देखो ये पेमेंट डील चल रहा है, ठीक है? आपने सुना? अभी इस बंदे ने आपने सेम नंबर पे देखा कि सेम नंबर से मैसेज आया था कॉन्टैक्ट का और सेम नंबर से ही बंदा बात कर रहा है और अभी जो है बोल रहा है कि ये तो कोई मैसेज ही नहीं था। आगे सुनते हैं।
नहीं नहीं, आपको फिर मैसेज 3 तारीख व्हाट्सएप पे आया है ना कि आपके कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जाएगा, बहुत दिक्कत होगी उन लोगों को। तो वो मैडम बात बताओ, आपको एक ड्यू डेट दी जाती है 3 तारीख की डेट, जी जी, उसमें बैंक आपको 10 मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए बोल रहा है, उसमें भी इतना आपको प्रॉब्लम आ रही है, बताइए तो कैसे होगा? ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट लिस्ट कहाँ से आया, मैं बस ये क्लियर करना चाह रही हूँ। मैडम मैंने तो अभी तक किया ही नहीं है किसी को कॉल। किया नहीं, लेकिन लिख के तो मैं इनसे बेसिकली ये बुलवाना चाह रही थी कि ये मतलब जो है कैसे ये कर सकते हैं या फिर उनके पास कहाँ से अवेलेबल होता है। मैं बता दूं उनके पास ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई ट्रिक है कि वो जो है आपका हैकिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो बस आपको डरा रहे हैं। ये जो है ना कि आप करेंगे, क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ आपने किया मैं नहीं है। फर्दर कोई अपडेट नहीं मिलता है पेमेंट का तो। अब देखिए, अब इसने बोला कि हाँ फर्दर एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना अगर कोई अपडेशन नहीं मिल रहा है तो 2 बार इसने एक्सेप्ट किया, 2 बार डिनाई किया। अब इसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि जो बात कर रहा है उसे थोड़े मतलब रूल्स के बारे में पता है करके, और वो अभी आप देखिए आगे कैसे कैसे जो है बात को कन्वर्ट हो करता है। अच्छा, रोज कॉल आ रही है आरबीएल बैंक के भी आप पे, मैं रोज कॉल रिसीव करती हूँ, रोज बात करती हूँ। चीज आपका फेल पे भी गया था एड्रेस पे मैम, एड्रेस पे भी कोई अवेलेबल नहीं हुआ। सर एड्रेस पे गया था, मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं भी फोन उठाती हूँ। नहीं मैम, पेमेंट का बता दो फिलहाल के लिए क्या क्या। ठीक है, अब यहाँ पे इस बंदे ने एक और झूठ बोला कि एड्रेस पे गया था। एड्रेस पे मैडम का कहना था जो हमारे पास उन्होंने दिखाया मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह जो भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि कोई ऐसा मुझे कॉल नहीं आया था कि कोई आया है करके, या कोई भी ऐसे लेटर वगैरह नहीं आए थे, तो कोई गया नहीं था। ये बस झूठ मूठ का जो है कस्टमर को ये पागल बनाने का तरीका चल रहा है अभी। क्या करना है इस पेमेंट का, करना है नहीं करना है, क्या इशू है? इशू यही है कि थोड़ा मेरी मदर का हेल्थ इशू आ गया है, तो इसीलिए मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा है जॉब छोड़ के। अच्छा, तो मैंने बताया था कि मंथ एंड तक अरेंज करके मैं पूरा ट्राई का तो करूंगी। कोई टाइम ही नहीं है ना। एक बात बताओ, 14 तारीख को दूसरा बिल जनरेट हो जाएगा आपका, जी अभी आपको पेनल्टी भी लग रही है इसमें। जी मैं बिल्कुल। आपको जब ये बोल रहा हूँ मिनिमम पेमेंट करा दिया, अगर मिनिमम पेमेंट करा देती तो पेनल्टी लग रही है तो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता अच्छा सर, मेरे पास जैसे ही अरेंज होगा मैं पेमेंट कर दूंगी, लेकिन विजिट करने से पहले जैसे ही की फोन बात किया था। मैम, जैसे ही की बात नहीं है ना, जैसे होगा, जैसे होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, फिर डेट क्या जाता है जैसे कि ये तो 3 तारीख का डेट था। जी जी। मन मर्जी के मुताबिक तो 3 तारीख तक चल सकते थे ना। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो हाँ बता रही हूँ थोड़ा हेल्थ इशू आ गया तो डिले हो गया है पेमेंट। मैडम, हेल्थ इश्यू चलो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समझ से आता है मैडम, हफ्ता हो गया आज चल करने को, यूनिट क्रॉस हो गई। हेल्थ इशू नहीं है ना सर, ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, अभी तो काफी टाइम तक चलता है वो। अच्छा, तभी तो इतना मतलब पैसे पेमेंट होल्ड कर देंगे आप? मेजर हेल्थ इशू रहता तो जॉब छोड़ के मैं दूसरी जगह थोड़ी ना जाती। नहीं तो मैम मैं समझ गया आपकी बात, तो बट पेमेंट भी तो मैंडेटरी है ना, जैसे सब चीजें लाइफ में मैंडेटरी है। हाँ एक हाँ। बात बताओ, यूज किए कार्ड को तो टाइमली पे करना पड़ेगा ना उसको। जी तो हमें कौन सा बैंक देता है मैम, आप ये बता दीजिए। जी, पेमेंट के लिए टाइम नहीं देता है बैंक, तो कांटेक्ट लिस्ट पे फोन करने की जरूरत ही देता है। मैडम मैंने तो नहीं कहा ऐसा। आपके ही नंबर से सेम नंबर पे मैसेज आया है। मैडम आप पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे देखो, ये बता दीजिए इस बंदे को पता है कि इसने गलत मैसेज किया है, इसको ये भी पता है कि सामने वाले को जो है जो बात कर रहा है उसे रूल्स पता है। अब ये इस बात को जो है पूरी तरीके से डिनाई करने का ट्राई कर रहा है, और ट्राई कर रहा है कि कैसे जो है इस बात को इग्नोर किया जाए या डिनाई किया जाए कि इसने ये मैसेज किया है। बट जाहिर सी बात है कि आपको जो नंबर दिख रहा है उसी से मैसेज आया है, और ये कॉल भी उसी नंबर से, और ये कॉल भी जो है उसी नंबर से आया है। तो ये चीजें हैं, और ऐसे जो है बंदे काम करते हैं, और मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी जो है डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल जो है इलीगल प्रैक्टिस है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको भी ऐसे कोई गलत इन्फो दे के डराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो है कोई भी चीज करने से पहले सोच लीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसका जो है परिणाम अगर ऑपोजिट में जाता है तो फिर आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो इस चीज को हम लोग जो है बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, किया जा सकता है। और अगर नहीं भी हैंडल हो सके तो उसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, फंस गए हैं गलती से, हालांकि नहीं फंसे हैं तो कभी फंसिएगा मत, लेकिन अगर आप लोग भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम बुक कीजिए। हम लोग जो है बिल्कुल बैठ के आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने जो है ना इनकी कंप्लेन की हुई है, हमने आरबीआई में और इनके बैंक में इनकी कंप्लेन कर दी है, जिसमें हमने सारे प्रूफ सबमिट किए हैं। इनके नंबर से कॉल आया है, इनके नंबर से मैसेज आया हुआ है, और ये 2 बार जो है एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इन्होंने किया है
ये मैसेज, तो हमने इनकी ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है, तो ऐसे आप भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर कभी ऐसा होता है तो। देखिए, मैं तो एक लाइन में ये बता दूँ कि कंप्लेन का जो रिस्पॉन्स आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आरबीआई की तरफ से तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा और तब तक आपको जो है टैकल करना होगा इन सब चीज़ों को और आपको खुद को प्रोजेक्ट करना होगा सामने वाले के सामने कि आपको पता है कि रूल्स क्या हैं। जब आप स्ट्रिक्टली बात करेंगे और आपको पता होगा रूल्स क्या हैं, तो आप बहुत स्ट्रिक्टली बात भी कर पाएँगे और सामने वाले को भी कन्विंस कर पाएँगे कि वो आपके साथ कोई भी लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और आपको रूल्स पता है, तो वो भी थोड़ा-सा डर के तो रहेगा। अगर कंपनी को डर नहीं रहता, तो वो कभी भी प्राइवेट मैसेज नहीं भेजता। अगर डर नहीं रहता, तो वो खुलेआम अपनी कंपनी का नाम बताता कि हाँ, मैं इस कंपनी से हूँ, आपका ये है ऐसा और मैं कॉन्टैक्ट पे जो है ऐसे-ऐसे कॉल करूँगा। लेकिन कंपनी नहीं बता सकती है, इल्लीगल प्रैक्टिस है। इनका लाइसेंस भी जो है आरबीआई रद्द कर सकती है। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों से लड़ने में, लेकिन आपको डट के लड़ना पड़ेगा, तब तक फेस ऑफ करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली लड़ेंगे इसके खिलाफ, तो बिल्कुल आपको जो है जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फँसते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला तो आपने किसी का खून नहीं किया है, कि किसी की जो भी मर्ज़ी हो आपके साथ करेगा, हर एक चीज़ का एक रूल डिफाइन किया गया है। उस रूल के हिसाब से ही कोई आपके साथ बिहेवियर कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप डरेंगे तो सामने वाला ज़रूर डराएगा। तो आपको सामने वाले को ये प्रोजेक्ट करना होगा कि आपको रूल्स पता है और वो आपके साथ कैसे भी बात नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़, आपको हमेशा एक्सपर्ट राय ले लेनी चाहिए ऐसे सब मैटर में कि आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या राइट्स हैं। राइट आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं और राइट जानने के बाद ही आप आगे के जो है सारे काम कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ट्रेडिंग ज़ीरो सम गेम है। तो ट्रेडिंग के लिए ऐसी गलती मत कीजिएगा वरना आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में कभी फँस जाते हैं या फिर आप ऐसा करने का सोच रहे थे तो आप ना करें और अगर आप फँस गए हैं तो आप कैसे अपने राइट्स को जान के इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं, इसके लिए हमारी कंसल्टेशन ज़रूर बुक करें। और अगर आप फँस चुके हैं और आपको प्रॉफ़िटेबल बनना है, आपको जानना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे आपका रोड मैप होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए या क्या चीज़ें हैं, कैपिटल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड ए टू जेड जो भी आपको जानना है, हमारे 4 प्लान्स हैं, उन चारों प्लान्स में से आप कुछ भी बुक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हम लोगों से बात करके जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस केस स्टडी से आपको जो है कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।